नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यहां पर जो आपकी यूपी टेट 2011 से लगाकर 2022 तक अभी तक लगभग 10 बार आपकी हो चुकी है। उसमें पठार से संबंधित, नदियों से संबंधित, बांध से संबंधित, सागर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। हर एक प्रश्न की व्याख्या आपको दी जाएगी, सारे के सारे प्रश्नों को समझाया जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। इसी प्रकार के और भी यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इससे पहले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पर एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा। बाल विकास की हम बात करें तो बाल विकास में बाल विकास के सिद्धांत और साथ में शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर भी हमने वीडियो बना रखा है, उनको भी देख लीजिएगा। यूपी टेट एग्जाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। 2011 से लगाकर 2022 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे के सारे वहां पर इंक्लूड किए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, यहां पर यूपी टेट में प्रश्न पूछा गया था कि गंगा नदी कहां से निकलती, गंगा नदी कहां से निकलती है, यह प्रश्न पूछा गया था आपकी यूपी टेट एग्जाम में। क्या अरावली श्रेणी से निकलती है, क्या लद्दाख ग्लेशियर से निकलती है, क्या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है या फिर मिलाप ग्लेशियर से निकलती है? गंगा कहां से निकलती है ये आपसे पूछा गया था। तो गंगा से आप याद रख सकते हैं गंगोत्री, है ना, क्योंकि जो गंगा है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहां पर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है, यदि यहां पर देखिए यहां पर राज्य पूछे तो कहां से निकलती, उत्तराखंड से, है ना। तो गंगा नदी उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है। और कहां पर समाप्त होती है, यदि पूछे कि गंगा नदी कहां पर समाप्त होती, कहां पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त हो जाती है। और ये याद रखिएगा, यहां इसे किस नाम से जाना जाता है, तो यहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाता है और सबसे लंबी नदी के बारे में पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी होगी। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है गंगा नदी की। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए इसके बारे में पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में, यमुना नदी के बारे में। आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आपकी वो यमुना नदी है। या फिर गंगा की जो उपनदी है ना, जिसको हम सहायक नदी बोलते हैं, वो आपको याद रखना है, यमुना नदी है। साथ में और भी सहायक नदियां हैं, जैसे कि गंडक पूछा जाता है ना, तो आपको पता होना चाहिए किसकी सहायक नदी है गंडक, तो ये गंगा की है। रामगंगा, सोन, घाघरा, गोमती, कोशी, तमसा, पुनपुन और महानंदा शामिल, ये सारी की सारी इंपोर्टेंट हैं, याद करिएगा। पूछा जाता है सहायक नदियों के बारे में, तो सारी की सारी जो सहायक नदियां हैं किसकी है, गंगा नदी की है। साथ में यहाँ पर यदि पवित्र नदी के बारे में पूछे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी का नाम आता है। साथ में गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत भी हैं, आपका एक भागीरथी है और दूसरा अलकनंदा है। और भागीरथी और अलकनंदा जो नदियां हैं कहां पर मिलती हैं, ये इंपोर्टेंट हैं, देवप्रयाग में मिलती है और यहां पर ये गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो देवप्रयाग में आके ये दोनों नदियां मिलती है ना। आगे हम बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पर राज्यों के बारे में पूछा जाता है कि जो गंगा नदी है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है गंगा नदी। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यदि राज्य नहीं पूछे तो आपसे शहर के बारे में पूछा जा सकता है कि भैया जो गंगा नदी है वो किसके किनारे, मतलब गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए। आपका हरिद्वार हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता, ये सभी शहर है, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में यदि आपसे पूछा जाए कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इस सारी जानकारी आपको गंगा नदी के बारे में बताई गई है। सारी की सारी जानकारी आपको याद रखना है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप्स के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर एक बार और पढ़ सकते हैं। लेकिन ये पीडीएफ आपको वहां पर 1-2 दिन बाद दिखेगी, तुरंत नहीं दिखेगी, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, है ना। आगे हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, यहां पर उस राज्य का नाम, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है ना कि गंगा नदी कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है और कौन कौन से आपके जो शहर है उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पर देखिए जिला पूछा गया कि वहाँ जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, तो उस जिले का नाम आपको बताना है। मेरठ है, बुंदेलशहर है, मथुरा है या फिर बिजनौर है। यहाँ पर जिले का नाम पूछा गया है ना, तो याद रखिएगा उस जिले का नाम क्या होगा, बिजनौर होगा, है ना। वहाँ जिला कौन सा होगा,
बिजनौर होगा जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का है और यहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है। इससे संबंधित यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी मैंने दी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है थोड़ी देर पहले, गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और गंगा नदी यदि राज्य पूछे तो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर बहती है। और यहाँ पर शहर के बारे में पूछे तो आपका हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता शहर यहाँ पर इसके किनारे बसे हुए हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। चलिए तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न यमुना नदी से है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर देखिए सहायक नदी कौन सी नहीं है, यमुना नदी की। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये गंगा नदी की है। आगे हम सारी जानकारी आपको देंगे। तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा नदी की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, क्या गंडक नहीं है, चंबल, बेतवा या फिर केन। तो अभी आपने यदि पहले प्रश्न में देखा होगा तो मैंने आपको बताया था गंगा नदी की सहायक नदियां, है ना। उसमें शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, गंडक। जो गंडक नदी है ये आपकी गंगा की सहायक नदी, ना कि यमुना नदी की, तो है ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक प्रश्न किसी ना किसी जहां से मैं समझा रहा हूं वहां से निकल कर ही आएगा, है ना। तो गंडक नदी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यमुना नदी के जो सहायक नदी नहीं होगी वो गंडक नहीं होगी। चंबल, बेतवा और केन ये तीनों ही यमुना नदी की सहायक नदी है। गंडक आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर रखी है कि जो गंडक नदी है जिसे नारायणी और गंडक के नाम से जाना जाता है ना, ऐसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है गंडक नदी को, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो गंडक नदी का उद्गम है वो 7,620 मीटर की ऊंचाई पर धौलागिरी पर्वत पर है। यहां पर देखिए धौलागिरी पर्वत पर इसका उद्गम हुआ है वहां से। और गंडक नदी जो है नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। ये कहां पर बहती है, नेपाल और बिहार में ये बहने वाली एक नदी है। और बात करें यहां पर यमुना नदी की, तो देखिए यमुना नदी जो है वो बंदरपूंछ चोटी जिसे कालंदरी पहाड़ी भी कहा जाता है, इसमें स्थित यमुनोत्री हिमानंद से निकलती। यहां पर देखिए यहां पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि यमुना नदी कहां से निकलती है। तो जैसे कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती, वैसे यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। यहाँ पर आप सिर पे इसको याद रखना है। साथ में यदि वहां पर जिला या फिर राज्य पूछे तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से ये निकलती है यमुना नदी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में इसकी सहायक नदियों के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि अभी पूछा गया है। तो याद रखिएगा इसकी जो सहायक नदियां है यमुना नदी की, वो टोन से है, हिंडन है, बेतवा है, केन है, सिंध है और चंबल नदी। ये सभी की सभी जो मैंने आपको नदियां बताई हैं ये यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ में जो टोन्स नदी है ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, जैसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना नदी, वैसे ही टोन्स नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था। साथ में यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि यमुना नदी को क्या कहा जाता है, विकल्प में कालिंदी दे दे तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसे कालिंदी नदी भी कहा जाता है यमुना नदी को। और यमुना नदी प्रमुख तौर पर, जो यमुना नदी है वो प्रमुख तौर पर 3 राज्य है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में रहती है, कि बहती है यहाँ से। तो प्रमुख राज्य पूछे तो आपका उत्तराखंड होगा, उत्तर प्रदेश होगा और हरियाणा होगा। साथ में इसके किनारे जो बसे शहर है उनके बारे में भी यदि पूछे जाए तो आपको पता होना चाहिए। आपका दिल्ली होगा, आगरा होगा, हमीरपुर, मथुरा और प्रयागराज, ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हुए नगर है। और राज्य के बारे में भी आपको बता चुका हूं। तो शहर और राज्य दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चौथा प्रश्न है आपका गंगा एक्शन प्लान, है ना। गंगा एक्शन प्लान के बारे में पूछा जाता है, जिसे JAP, इसका संक्षिप्त रूप क्या है, JAP गंगा एक्शन प्लान इसे कहा जाता है। तो इसका लाने का उद्देश्य यहां पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु इसको लाया गया था, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या फिर जल का तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान आपने देखा होगा, गंगा नदी का जो पानी वो काफी प्रदूषित हो गया है, तो उसको शुद्ध करने के लिए, जल की गुणवत्ता के लिए इस एक्शन प्लान को लाया गया था, गंगा एक्शन प्लान को। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं यहाँ पर कि जो गंगा एक्शन प्लान है इसका संक्षिप्त रूप, जैसे हमने आपको बताया JAP पूछा जाए यदि, JAP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आपका गंगा एक्शन प्लान होता है। और गंगा एक्शन प्लान जो है वो गंगा नदी से प्रदूषित को कम, गंगा नदी से जो जल का प्रदूषण है उसको कम करने के उद्देश्य से कब इसको शुरुआत की गई थी इस परियोजना को, तो 1995 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना की शुरुआत की थी। यदि सन पूछे तो 1995 याद रखना है। और इसे 2 भागों में
किया गया था, है ना, गंगा एक्शन प्लान को। आगे मैं आपको बताऊंगा 2 भाग कौन कौन से या फिर 2 स्तर कौन कौन से हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना के तहत गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, है ना। इस योजना के तहत अभी गंगा जो एक्शन प्लान है इसके तहत ही भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कब घोषित की गई थी, इसी गंगा एक्शन प्लान के तहत की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ में गंगा एक्शन प्लान का जो निर्देशन किया था वो देश के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके द्वारा इसका निर्देशन किया गया था। साथ में आपको ये जीएपी को 2 चरणों में विभाजित किया। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जीएपी के बारे में, कितने चरणों में विभाजित किया है, 2 चरणों में ना। प्रथम चरण आपका 1985 में शुरुआत हुई थी और दूसरा चरण है उसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। 1985 में जो प्रथम चरण था उसमें कितने राज्यों को कवर किया था, मात्र 3 राज्यों को। कितने राज्यों को, 3 राज्यों को। उसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया, 3 राज्यों को कवर किया था। बाद में जो दूसरा चरण आया है ना जीएपी का, उसमें जो राज्य कवर किए थे वो 7 राज्यों को शामिल किया गया था। 7 राज्यों को कवर किया गया था। कौन कौन से राज्य है आपका, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है और हरियाणा है। इन 7 राज्यों को शामिल किया गया था दूसरे चरण में। तो पहले चरण में 3 राज्यों को, जो कि 1985 को शुरुआत हुई थी, और दूसरा चरण जो कि 1993 में शुरुआत हुई थी जिसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया था। तो इनके बारे में आपको मोटे मोटे तौर पर याद होना चाहिए। चलिए 5वां प्रश्न आपका कि तिब्बत की सांगपो नदी, है ना, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। तिब्बत की सांगपो नदी क्या गंगा, क्या यमुना, क्या ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु, है ना। इंपोर्टेंट है और सरल भी, आप सभी को इसका आंसर पता भी होगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है, एक एक करके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ये तिब्बत में, भारत में यदि राज्य पूछे तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा और असम में, साथ साथ बांग्लादेश में बहने वाली क्या है, ये ऐतिहासिक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम पूछे तो ये मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से हुआ है। किससे हुआ है, चेमायुंग डुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यांगलुंग त्यांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सबसे गहरी घाटी है। याद रखिएगा, जो यारलुंग त्यांगसो तिब्बत में ये ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई क्या है, सबसे गहरी घाटी है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि तिब्बत में से सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, वैसे ही बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या फिर त्यांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जैसा कि अभी पूछा भी गया है प्रश्न में। और चीन की हम बात करें, चीन में यदि पूछा जाए कि चीन में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे यालू त्यांगपू चियांग के नाम से जाना जाता है चीन में आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को, है ना। साथ में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसे डीह के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की पूछे तो डीह के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी को। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, लोहित है, तिस्ता है और संकोस है। ये सभी की सभी प्रमुख नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि जो गंगा नदी मिलती है ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और ब्रह्मपुत्र को लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए साथ में कि जो ब्रह्मपुत्र है इसे लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है। मैं सहायक नदियों के बारे में अभी आपको बताया था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका छठा कि तिब्बत को सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने रखा है यहाँ पर, है ना। ये प्रश्न यानी कि 10 अभी तक आपकी एग्जाम हुई यूपी टेट की, जिसमें 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है तिब्बत की सांगपो नदी के बारे में। और अभी मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र, है ना, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये सारी जानकारी मैंने अभी आपको दी है ना। आगे हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न है आपका कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। क्या वो ताप्ती नदी है, सुवर्णरेखा है, नर्मदा है या फिर सिंधु है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा सुवर्णरेखा। जो सुवर्णरेखा नदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इससे संबंधित यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। और साथ में जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले सुवर्ण रेखा नदी के बारे में जान लेते हैं।
कि दक्षिणी छोटा नागपुर के पठारी भूभाग में रांची जिले के नगरी गांव से ना, कौन से गांव से, नगरी गांव से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहां पर देख सकते हैं कहां पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ में सुवर्णी रेखा नदी जो है, यदि राज्य के बारे में पूछे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, इन 3 राज्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में यहां पर हम देखें कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, आगे पूछा जा सकता है। तो यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं वो आपकी कृष्णा है, कावेरी है, स्वर्ण रेखा है, ब्रह्मपुत्र है, बैतरनी है, महानदी है, गोदावरी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र नदी है। ये सभी की सभी जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। अब बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियां, तो इसमें जो सिंधु नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। इसके साथ साथ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी, ये इंपोर्टेंट है दोनों, नर्मदा और ताप्ती, इनके बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जो नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है, दोनों ही अरब सागर में गिरने वाली नदी है ना। इन दोनों के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करें, अगला प्रश्न है आपका मेंटूर बांध। देखिए बांध के बारे में यहां पर पूछा गया है, मेंटूर बांध के बारे में, कि मेंटूर बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर हुआ है, क्या गंगा नदी पर हुआ है, कावेरी पर, महानदी पर या फिर सतलज पर। यहां पर बांध के बारे में भी एक प्रश्न आया है, आपसे पूछा गया है। तो जो मेंटूर बांध है ये आपका कावेरी नदी होगा, है ना। मेंटूर बांध का जो निर्माण है वो किस नदी पर हुआ है, तो कावेरी नदी पर हुआ है। अब कावेरी नदी के साथ साथ जो बांध है उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। यहां पर देखिए जो मेंटूर बांध है वो भारत में कावेरी नदी पर कब बनाया गया था, तो सन यदि पूछे तो ये 1934 में बना था। कब बना था, 1934 में बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। यदि मेंटूर बांध यदि अभी पूछा कि कौन सी नदी पर बनाया गया है, लेकिन राज्य के बारे में पूछा कि कौन सा राज्य में बनाया गया है, तो तमिलनाडु राज्य में बनाया गया है और तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा बांध है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पुराना बांध कहां पर है और कौन सा है, तो वो भी आपका तमिलनाडु में है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम कल्लनाई बांध है ना, कल्लनाई है ना, कल्लनाई जो बांध है ये आपका तमिलनाडु में ही है, जो कि भारत का सबसे पुराना बांध है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये भी आपका कावेरी नदी पर है। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ में यहाँ वहां पर देखिए महानदी के बारे में विकल्प में था, जो महानदी है इस पर कौन सा बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध है, पूछा जाता है हीराकुंड बांध के बारे में। तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पर स्थित है और कहां पर स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। भाखड़ा बांध के बारे में पूछा जाता है, नागल बांध के बारे में, तो ये दोनों ही बांध अलग अलग है, लेकिन भांगड़ा नागल बांध बोला जाता है, लेकिन ये दोनों ही बांध अलग अलग है। क्योंकि जो भाखड़ा बांध है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि सतलज नदी पर है, और नागल बांध है तो सतलज नदी पर, लेकिन ये कहाँ पर आता है, पंजाब में आता है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भांगड़ा बांध है ये सतलज नदी पर है और नागल बांध भी आपका सतलज नदी पर है, लेकिन भांगड़ा बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है और नागल बांध आपका पंजाब में है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में भारत का सबसे ऊंचा बांध के बारे में पूछे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टेहरी बांध है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। यदि नदी पूछे तो भागीरथी नदी है और राज्य पूछे तो आपका उत्तराखंड है। साथ में यदि लंबा, जैसे कि ऊंचा बांध आपका टेहरी बांध है, यदि लंबा बांध के बारे में पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आपका हीराकुंड बांध है। कौन सा है, हीराकुंड बांध, जिसके बारे में अभी आपको बताया था कि आपका उड़ीसा में सबलपुर जिले में है और कौन सी नदी पर है, महानदी पर स्थित है। तो लंबा बांध और आपका ऊंचा बांध, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, किसमें की जाती है, आपकी प्रदूषण स्तर की माप नदी के एटीपी में की जाती है, एसटीपी में की जाती है, बीओडी में की जाती है या फिर डब्ल्यूपीएल में की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रदूषण स्तर की माप की जाती नदी की, वो बीओडी में की जाती है। किसमें, बीओडी में की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की जो माप है वो बीओडी में की जाती है और बीओडी का जो पूरा नाम होता है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। यदि पूछा जाए कि बीओडी का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका पूरा नाम होता है। साथ में यहाँ ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जहाँ जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी है ना अधिक होगी, वहाँ जो घुल ऑक्सीजन होगी उसकी जो मात्रा होगी वो क्या होगी, यहाँ पर कम होगी। याद रखिएगा,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाले सागर के बारे में पूछा गया है यूपी टेट एग्जाम में। क्या लाल सागर है, क्या काला सागर है, क्या अरब सागर है, या फिर क्या भूमध्य सागर है? तो जो सागर यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है वो कौन सा सागर होगा? भूमध्य सागर होगा। यहां पर यदि आपसे पूछ जाए कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है तो जिब्राल्टर को कहा जाता है। यदि विकल्प में जिब्राल्टर दे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को ही कहा जाता है। यहां पर आंसर लिखा हुआ है कि जो भूमध्य सागर है यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है साथ में कि भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहां पर देखिए जो लवण है महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है इसके बारे में पूछा गया है। क्या मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, या फिर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पूछा गया है। तो ये पाए तो चारों जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। कौन सा? सोडियम क्लोराइड जो लवण है सर्वाधिक मात्रा में महासागरों में पाया जाता है। अब कितना प्रतिशत पाया जाता है इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महासागरों में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl के नाम से भी जानते हैं, ये समुद्री जल में कितना पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में 77.8। 100% में 77.8% सिर्फ और सिर्फ आपका सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। उसके बाद में दूसरे स्थान पर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है जो कि 10.9% है, तथा तीसरे स्थान पर आपका मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि 4.7% पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण? सरल सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होगा। अत्यधिक वर्षा है, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है, अम्ल वर्षा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? महासागरों में जल स्तर में वृद्धि का कारण आपका होता है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। इसके बारे में तो शायद सभी को पता होगा कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना होता है। चलिए अगला प्रश्न है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है इसके बारे में पूछा गया। क्या ब्रोमीन का है, क्लोरीन का है, आयोडीन का है, या फिर लोहा का है? जहां पर सागर आ जाए, सागरी आ जाए या समुद्र आ जाए तो उसका जो महत्वपूर्ण स्रोत होगा वो क्या होगा? आयोडीन होगा। क्या होगा? आयोडीन। यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सागरी खरपतवार आयोडीन के प्रमुख स्रोत होते हैं, तो यहाँ पर आपका आयोडीन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। जनसंख्या के आधार पर या फिर जनसंख्या के आकार पर? एशिया महाद्वीप है, क्या उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, या फिर अफ्रीका? सबसे बड़ा महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। तो जनसंख्या के आकार पर कौन सा होगा? आपका एशिया होगा। या जनसंख्या के आधार पर पूछ ले या फिर क्षेत्रफल के आधार पर पूछ ले, दोनों के आधार पर या फिर जो दोनों के आकार पर जो बड़ा महाद्वीप होगा वो आपका एशिया महाद्वीप ही होगा। आगे यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है कि जनसंख्या के आकार के अनुसार जो बृहत्तम महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो प्रथम महाद्वीप होगा वो आपका एशिया ही होगा। जबकि सबसे छोटा पूछे, जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा पूछा गया है, यदि अब आगे आपसे सबसे छोटा पूछे तो कौन सा महाद्वीप होगा? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और जो एशिया महाद्वीप है वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ। कितना? 1/3 भाग पर फैला हुआ है। और यहाँ महाद्वीप यहाँ पर पूछा जाता है ना, विकल्प में ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि जो आपका एशिया महाद्वीप है ये कौन से गोलार्ध पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए यह महाद्वीप पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर पूर्वी और उत्तरी आपको ध्यान रखना है। साथ में जनसंख्या के आकार के अनुसार जैसे कि सबसे बड़ा आपका एशिया हो गया, उसके बाद में अफ्रीका है, उसके बाद यूरोप है, उसके बाद आपका उत्तर अमेरिका है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपका अंटार्कटिका है ना। ये जनसंख्या के आकार पर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आगे हम चलेंगे। अगला वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया में जो पठार स्थित है उसके बारे में पूछा गया है। कोलोरेडो है, किम्बरले है, कंटंगा है, या फिर पेटागोनिया है? यहाँ पर उस पठार के बारे में आपको बताना है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो आपका सही आंसर होगा किम्बरले। जो किम्बरले है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार है। आगे हम तीनों पठारों के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है जो किम्बरले पठार है तो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन कोलोरेडो पठार के बारे में यदि पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कटंगा पठार ये यहाँ कांगो गणराज्य देश के दक्षिणी भाग में स्थित है। और पेटागोनिया की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। तो इन चारों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए
आगे हम बात करें और ये लास्ट प्रश्न है आपका 16वां प्रश्न है ना, कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कि बुंदेलखंड पठार का भाग कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश का, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपका बुंदेलखंड पठार है और मध्य प्रदेश में भी है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश का पूछा गया है या फिर मध्य प्रदेश का पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पूछा हुआ कि उत्तर प्रदेश का वहाँ जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है वो कौन सा है, हमीरपुर है, ललितपुर है, मिर्जापुर है या फिर झांसी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मिर्जापुर, है ना। जो मिर्जापुर राज्य है ये आपका बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। यहाँ पर आगे हम आपको जानकारी देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि जो बुंदेलखंड पठार का क्षेत्र है वो ज़्यादातर 2 राज्यों में फैला हुआ यानी कि स्थित है। पहला आपका मध्य प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। यूपी में 7 जिले लगते हैं, देखिए यूपी में 7 जिले हैं और मध्य प्रदेश में 6 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वो आपका जालौन है, हमीरपुर है, ललितपुर है, झांसी है, बांदा है, महोबा है और चित्रकूट है। ये जो 7 जिले हैं ये आपके यूपी के अंतर्गत आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ना। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र में, आपका छतरपुर आता है, टीकमगढ़ आता है, दमोह आता है, सागर आता है, दतिया आता है और पन्ना आता है। ये जो 6 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आपको गंगा नदी से संबंधित नदियों से संबंधित जितने भी प्रश्न निकल के आए वो बताए, पठार से, बांध से, है ना, सागर से, इन सभी से जितने भी प्रश्न निकल के आए हैं आपके यूपी टेट एग्जाम में, सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। इस PDF को आपको प्राप्त करना है तो हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर ये 1-2 दिन में आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह के यदि और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हर टॉपिक की वीडियो हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।